जी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की 9th क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रेमचंद के फटे जूते हम लेसन पढ़ रहे थे, पाठ 6वां गद्य खंड का। इसके लेखक परिचय किया था। लेखक थे इसके हरिशंकर जी परसई। हरिशंकर जी के परसई के जीवन के बारे में और हमने प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना कि वे कैसे साधारण, सरल और एकदम बिना बनावटी जीवन जीते थे और उनके जीवन जीने का ढंग बिल्कुल एकदम सामान्य किसान की भांति, या यूँ कह दो कि एक आम इंसान की तरह रहते थे। चाहे भले उनका कितना ही नाम था या उनकी प्रसिद्धि थी या लेखन कला में बहुत उच्च कोटि के व्यक्तित्व थे, लेकिन उनका दिखावा बिल्कुल नहीं था जीवन के प्रति। ये हमने पढ़ा और उनके जीवन को भी हमने समझा और कुछ सीखा भी सही। इसके नेक्स्ट जो पेज है अपना, वो हम समझते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। प्रेमचंद जी के बारे में बात आ रही है। लेखक कहते हैं कि तुमने फटा जूता भी बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से पहन लिया। ठाठ यानी बड़े अपने अंदाज से, रईसी ढंग से। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। कवि कहता है मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी पर इस तरह नहीं खींचा और फ़ोटो तो कभी ऐसे जूते में खींचाऊँ नहीं। चाहे जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दें, चाहे कहीं लेखक की जीवनी छापनी हो, उनका जीवन परिचय छापना हो, बिना फ़ोटो के ही छापना हो तो छाप दो, लेकिन मैं ऐसा फ़ोटो नहीं खींचूँगा। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर लेती। तुम्हारी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में जो व्यंग्य दिख रहा है वो मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानी मेरा हौसला नीचे कर देती है या मेरे हौसले को गिरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? क्या मुस्कान है? इस मुस्कान में क्या रहस्य है? तुम क्या कहना चाहते हो इस मुस्कान में, जो मुझे पता नहीं चल रहा है या मैं उसके लिए खोज रहा हूँ, मैं उसका रहस्य ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी, गोदान का जो मुख्य पात्र है होरी, उसने क्या गोदान कर दिया है? यानी कि पूरी जीवन भर तो गोदान में होरी एक गाय पालने के लिए करता है और उसका गाय को ही दान कर दिया क्या? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? ऐसी जो उनकी पुराने कहानियाँ हैं, उनके जो पात्र हैं उनके बारे में इसको बताया है। क्या पूस की ठंड की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई? जो नील गाय होती है वो पूरे हल्कू का खेत है पूरा चर गई, घास खा गई, क्योंकि उसके खेत की रखवाली वो करता था और उसके साथ में ऐसी घटना घट गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि उसकी देखभाल करते करते वो उसको बचा नहीं सका और वो आश्चर्य में पड़ गया? क्या डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं क्योंकि क्लब में डॉक्टर चले गए और उनकी रखवाली करने के लिए सुजान भगत के लड़के की कोई नहीं आता है? वो उसकी कहानी है, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, मैं बताता हूँ। तो इस तरह से ये पूछ ली उनकी बातें। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। और जो माधो है उसके औरत के मरने के बाद पैसे जो इकट्ठे होते हैं उससे वो चंदे की पैसे इकट्ठे किया, उसके शराब पी गया क्या? ऐसी मुस्कान मुझे मालूम पड़ती है, ऐसी मुझे पता चलता है। ये इनकी कहानियाँ हैं, उनकी कहानियों के कुछ पात्र हैं और उन पात्रों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं या ऐसा कुछ होता है जिससे तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो। इसके बाद इन कहानियों के अंदर जाना पड़ता है और इन कहानियों को थोड़ा फ्लैशबैक में समझाना पड़ता है, वो थोड़ा लंबा होता है। ये आगे वाली कहानियाँ आप पढ़ेंगे कभी, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया? ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। ये मैं तुम्हारे जूते को देखता हूँ तो वापस आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि क्या कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक जिन्हें जनता की भावनाओं की जनता के लेखक क्यों कहा गया लेखक को, ये क्वेश्चन भी बनता है। क्या जनता के लेखक, आपको पूरी जनता चाहती है तो आपको बहुत चक्कर काटने पड़े, किसी कारण से आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा? क्या बनिए के तगादे के बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? क्या बनिए का तगादा यानी उसकी मांग, उधारी, बनिया के किसी पैसे से उधार ले लेते तो व्यापारी से, बनिया से,
तो उसके तगादे यानी बार बार उसकी उगाही को बचने के लिए आप कोई घुमाव के कोई दूसरे रास्ते से मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर आते थे, यानी कि वो दिखे ही नहीं, सामने ही नहीं आया, तो आप किसी दूसरे चक्कर से घूम के आते थे, इसलिए आपका जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। ये बात सही है कि चक्कर लगाने से जूता घिसता जरूर है, तलवे में से नीचे से आपके, फट थोड़ी जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास जो थे फतेहपुरी, कुंभन दास अकबर के समय के जो भक्त कवि थे, तो वो भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में उनका जूता घिस गया था। उसने कहा, कुंभन दास ने बोला है कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसरियो हरि को नाम, कि आते जाते पनैया यानी पैरों की जूतियाँ घिस गई है और मैं हरि का नाम भूल गया हूँ, क्योंकि कैसे लफड़े में पड़ गया हूँ मैं, कैसे ऐसे चक्कर में पड़ गया हूँ कि मैं हरि का नाम भूल गया हूँ। इस तरह से ये पेज था। अब आगे का पेज है, हम इसको समझेंगे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजते हैं, तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया है, ऐसे जिनको देखने मात्र से ही दुख उपजता है, दुख पैदा होता है, तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखने मात्र से ही, कौन कह रहे हैं, कुंभन दास, कि जिनको देखने से ही गुस्सा आता है या दुख होता है, ऐसे लोगों को सलाम जा जाके करना पड़ता है, प्रणाम करता है। ये मुगल कालीन घटना की बात है, जो कुंभन दास को अकबर के फतेहपुर सीकरी में जाना पड़ता था और उनको सलाम करना पड़ता था, या उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती थी, या भक्ति के कुछ दोहे या पद सुनाने पड़ते थे। तो जो वो कहते हैं कि ऐसे मेरे को, जिनको देखने से ही दुख उपजता है, उनको जा जाकर सलाम करना पड़ता है, पैरों के जूते घिस जाते हैं। तो ये उनकी बड़ी दुख की पीड़ा है, उसमें बताया गया है। ऐसे जो प्रेमचंद की जितने भी कहानियाँ हैं, उनके कुछ पात्र हैं, उनके हिस्सों के बारे में ये बताया गया है। इसको और क्लास में अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे इतना संभव नहीं है। ठीक है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। ये बात सत्य है कि चलने से जूता घिसता है, नीचे से फटता नहीं। फटते तो जब किसी को ठोकर मारी जाती है या उलूल जुलूल जूते को इधर उधर मारा जाता है तो फटता है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी शख्स चीज़ को ठोकर मारते रहोगे, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई, और तुम्हारी कैसी चलने की ऐसी आदत रही होगी जिससे तुम चलते समय किसी चीज़ को, सख्त चीज़ को यानी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे। चलते समय किसी कठोर या सख्त चीज़ को ठोकर मारा होगा, जिससे तुम्हारा जूता बार बार ठोकर खाने से टूट गया है। उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। इस तरह से तुमने अपने जूते को फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। कोई रास्ते में पड़ा हुआ टीला यानी छोटा सा जो एक ठोकर जैसा होता है पहाड़ी नुमा, तो उसको बार बार आते जाते समय तुमने ठोकर मारी होगी, जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया है। ऐसी आजमाइश की होगी आपने, ऐसा लगता है मुझे। तो प्रेमचंद जी ऐसी बातें जो उनके लेखक हरिशंकर जी परसई हैं, वह बार बार बोल रहे हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल में भी तो निकल सकते थे। टीला रास्ते में आ गया तो जरूरी थोड़ी उस टीले से भिड़ा जाए या उसको ठोकर मारा जाए, तो उसके बगल में उसके बाजू में से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो सकता था। टीलों से समझौता यानी मुसीबत, रुकावट। टीले का मतलब यहाँ पर रुकावट, बाधाएं, आने वाले रोड़े, अटकाव, ऐसे सब के बारे में बताया गया। तो यहाँ टीले किसके लिए कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ये सब क्वेश्चन में लास्ट में आने वाले अंत में है, उसको बीच में मैं समझाता जा रहा हूँ, आपको समझना है और इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब मैं आपको आंसर नहीं PDF में डालूंगा, इसलिए आपको समझते जाना है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। इस तरह से नदियों के कहा जाता है कि नदियों के बीच में कोई पहाड़ आ जाता है तो उसको फोड़कर आगे निकल जाती है, उसको तोड़ देती है, पहाड़ों को भी तोड़ देती है। लेकिन ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई जब नदी निकलती है रास्ता तो अपना बदल भी देती है, अपना रास्ता चेंज भी कर देती है, यानी अपने रास्ते को बदल कर पहाड़ को तोड़े बिना भी घूम कर भी चली जाती है। इस तरह से आपको भी कोई रास्ते में
मुसीबत या बाधा आ रही थी या कोई आपको रुकावट आ रही थी तो आपको टर्न करके आपको निकल जाना था, उससे बार बार ठोकरें मारकर जूते के ओढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये सब व्यंग्य की बातें हैं, व्यंग्य की शैली में लेखक ने लिखा है। तुम समझौता नहीं कर सकते। लेखक जानता है कि हरिशंकर जी परसई जानते हैं कि प्रेमचंद जी किसी बात से समझौता नहीं करते थे, मतलब किसी बात पर वो सिद्धांतवादी हैं, वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते, तो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे चीज़ों से नहीं करते जो उनकी जीवनी के हिस्से को बाधित करती हैं या उनकी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, ऐसी चीज़ों में वह समझौता नहीं करते हैं। तो क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? जो तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। होरी जो घटना हुई थी उसमें कि उसकी नियम धर्म वाली कमजोरी, कि वो नियम धर्म से, नियम धर्म यानी नियम धर्म से जीता था, वो किसी से अपने नियम धर्म को तोड़ता नहीं था। तो कमजोरी नियम धर्म, उसकी भी जंजीर थी, उसकी भी एक बेड़ी थी, जंजीर बन गई थी कि वो अपने चाहे मर जाए लेकिन नियम धर्म नहीं तोड़ूंगा। तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नियम धर्म तुम्हारा भी बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो या हंस रहे हो या व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस रहे हो, तो इससे लगता है कि तुम्हारी नियम धर्म बंधन नहीं था बल्कि मुक्ति थी, उससे मुक्त होना चाहते थे। तुम किसी नियम धर्म में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि तुम तो नियम धर्म अपनाना चाहते हो, अपने नियम सिद्धांतों पे तो जीतना चाहते हो, लेकिन दूसरों के बनावटी नियम धर्म से मुक्ति थी तुम्हारी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर पाँव, तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती है। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद की जो फटे जूते से पाँव की अंगुली बाहर निकल रही थी, वो उनकी तरफ संकेत ने इशारा करती सी लगती है। क्या कर रही है? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित इन्हें घृणा करने योग्य, नफरत करने जैसा, जैसे तुम घृणा करते हो, तुम हाथ से तो उंगली से इशारा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे खिलाफ होगा असूलों के। तो तुम पाँव की अंगुली से मेरी तरफ इशारा कर रहे हो कि ये एक आदमी घिनौना है, घटिया है, इस तरफ से ऐसी तुम्हारी बात है। तुम क्या तुम्हारी उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकरे मार मारते तुमने जूता फाड़ लिया, या फिर तुम उस तरफ इशारा कर रहे हो जिसकी तरफ ठोकरे मार मार कर तुमने जूते को फाड़ दिया, यानी तुम्हारे रुकावट और बाधा की तरफ इशारा कर रहे हो, बाधाओं या दुख कठिनाइयों की तरफ इशारा कर रहे हो जिसकी तरफ तुमने जूता मार मार के फाड़ दिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। मैं लेखक कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझ रहा हूँ जो जूतों में से निकली हुई है, और ये व्यंग्य तुम्हारी कुटिल मुस्कान है जो छद्म मुस्कान है। लेखक कहते हैं कि ये जो तुम्हारी व्यंग्य करने वाली मुस्कान है उसको भी मैं समझ रहा हूँ, और इस तरह से तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, तुम हमारे सब पर हंस रहे हो, और उन पर जो अंगुली छिपाए हैं, जो अंगुली अपने पैरों में छुपाए हुए हैं, तलुआ घिसाए चल रहे हैं, यानी कि अंगुली को तो ऊपर से तो जूते को कवर करके, यानी अपने आप को तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हो, अंदर से दुखी हो, और तलुआ घिसाए चल रहे हो, अपने पैरों का तलुआ घिस रहा है, यानी अंदर से भीतर से तो बड़े दुखी हो। उन पर जो टीलों को बरका कर बाजू से निकल गए, और उन लोगों से जो टीले को बरकरार यानी एज इट इज़ रखते हुए, जो बाधा रुकावट है उसको तो ऐसे ही रखते हुए, और बाजू से उनके साइड में से होकर निकल गए, ने कठिनाइयों से बिना टकराए, उनसे बिना जूझे ही अपने अपना रास्ता बदल दिया है। तुम ही कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, तुम ही तो कह रहे हो वो मैंने ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है, और आप ही कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार के, मुसीबत का बाधाओं को आते समय मैंने उससे टकराट की इसलिए जूता फट गया, और मैं चलता रहा हूँ, मैं रास्ते से कभी रुका नहीं हूँ, मगर तुम्हारी उंगली को ढांकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हैं, और मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता, और प्रेमचंद जी कहते हैं कि तुम दूसरे लोग जो हो अपनी उंगली को ढांक रहे हो, अपनी उंगली बाहर से दिखाई नहीं देना चाहते हो, और अपने तलुए का नाश कर रहे हो, नीचे से तलुआ जो घिसे जा रहा है उसके कारण तुम चलोगे कैसे? अगर तलुआ घिस गया, यानी तुम्हारा बेस, तुम्हारा जो आधार है वही घिस गया है, तुम्हारे सिद्धांतों को ही तुमने छोड़ दिया, तो जियोगे कैसे, चलोगे यानी आगे कैसे बढ़ोगे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ,
अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारा व्यंग मुस्कान समझता हूँ। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, मैं तुम्हारे हर इशारे को समझता हूँ, तुम्हारे भावों को समझता हूँ, तुम्हारे पहनावे को समझता हूँ, और पहनावे के जो इशारे हैं उसको भी समझता हूँ। तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, सब पूरा समझता हूँ कि तुमने फटे जूते क्यों पहने हैं। तुम ओरिजिनल, एकदम साधारण और वास्तविक नैसर्गिक जीवन जीना चाहते हो, बिना दिखावे, बिना आडंबर और बिना किसी ऐसे ढकोसला किए अपनी शान की ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिससे अंदर से तो सुखी हो और बाहर से दिखावे के लिए भली दुख नज़र आता हो। अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली जो जिस तरफ इशारा कर रही है वो हम जैसे लोगों की तरफ कर रही है, दिखावा आडंबर या बाहर की तरफ जूता अच्छा है, यानी बाहरी दिखावा तुम्हारा अच्छा और नीचे से अंदर से तलवा घिसा हुआ है, अंदर से तुम बड़े दुखी हो। तुम्हारी व्यंग मुस्कान और तुम्हारी जो व्यंगपूर्ण मुस्कान है, क्या है व्यंगपूर्ण मुस्कान, जो इसके लेसन में क्वेश्चन भी दिया है कि प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान किसके लिए, कि जो सभी लोग ऐसे जो बाहर से दिखावा करते हैं और अंदर से बड़े दुखी हैं, उनकी तरफ व्यंगपूर्ण मुस्कुरा कर रहे हो, वैसी सब मुस्कान को मैं समझता हूँ। ऐसे बड़े सीख देने वाली प्रेमचंद की ये प्रेमचंद जी की घटनाएं, जीवन की परिचय है। ये व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक हरिशंकर जी परसाई ने बताया, ये हम समझे हैं। इसको अपन क्वेश्चन आंसर जो है, इसके प्रश्न उत्तर हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं, और उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको आपकी मर्जी से, अपने हाथ क्रिएटिविटी से, अपने सृजन शक्ति से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसको आप पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर नहीं डालेंगे, इसको आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का सब चित्र हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, हमारे सामने जो रखा है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। जैसा कि हमने लेसन पढ़ा था, तो इस लेसन में हरिशंकर जी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये प्रेमचंद की व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आई, ऐसा लिखते हुए हम लिखेंगे, 2-4 बिंदु बना देंगे। संघर्षशील लेखक हैं, कष्टमय पर सादगी भरा जीवन है, मर्यादित जीवन है, अपराजित व्यक्तित्व हैं, आडंबरहीन व्यक्तित्व हैं, ऐसे इनके 2-4 बिंदु बना देंगे। तो संघर्षशील में लिखेंगे, प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे, उन्होंने मार्ग में आने वाली मुसीबतों को ठोकर मारकर पीछे हटाया, इधर उधर के रास्ते नहीं ढूंढे और समझौते कभी जीवन में नहीं किए। अपराजित व्यक्तित्व में दूसरा बिंदु बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजित था, उन्होंने कष्ट सहकर और आत्मविश्वास से जीवन जिया है, उनकी आंखों में कभी निराशा या परेशान होने के भाव नहीं आए, और उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी है। उनकी ऐसी जीवन शैली हमें और उत्साहित करती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कष्टमय और सादगी भरे जीवन, ये तीसरा बिंदु बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे, प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट उठाते रहे, उन्होंने गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया, वे कपड़े भी सीधे साधे पहनते थे और ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते थे, उनके पास पहनने को भी ठीक जूते नहीं थे, लेकिन वह उन्हीं जूतों से फ़ोटो भी खिंचाने के लिए तैयार हो गए। उनका जीवन सादगी भरा था, उनका पहनावा भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। मर्यादित जीवन थे, प्रेमचंद जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को पालन किया, वह किसी से समझौता नहीं करते थे, अपने सिद्धांतों से, उन्होंने नेम धर्म को अर्थात लेख की गरिमा को बनाए रखा, उन्होंने अपने लेखन कला में या अपनी कहानियों में गरीबों, कमज़ोरों, गांव के ग्रामीण जीवन को, दुखी ऐसे व्यक्तित्व के चरित्र को उजागर किया। यही उनकी मर्यादित जीवन रहा है कि उन्होंने लेखक धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। ये ऐसे 3-4 बिंदु बनाकर हम करेंगे, ठीक है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो है, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। तो सही जो कथन है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, क्या ये सही है? क वाला गलत है, क्योंकि ये गलत है। इसमें आप पढ़ेंगे समझ आएगा, बाएं वह तो जूता नहीं है बल्कि दाहिने छेद में हो गया, तो इसका जूता उल्टा है, ठीक है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खींचाते जिसमें खुशबू आ जाए, तो ये बात उसने बोला था, तो ये बात सही है। क वाला ये रॉन्ग है, ये राइट है। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरा हौसला पस्त करती है, ये हौसला पस्त करती है, बढ़ाती नहीं है, तो ये इसका रॉन्ग है।
और जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारे करते हो, नहीं उंगली से इशारे करते हो, ये भी गलत है। ये सब गलत है, ये गलत है, एक एक यही राइट है, दूसरे सब गलत है। ठीक है, तो इनको राइट रॉन्ग करना है आपको, जैसे करते आए हो, इसमें कोई नई बात है नहीं। तीसरा है, नीचे की दी गई पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूते हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जूते को कीमती और बढ़ गई, तो इसका मैंने डिटेल में काफ़ी कुछ समझा दिया है, और इस लेसन को 3 पार्ट में ही बनाया है, जो बहुत छोटा है। आगे वाले लेसन जो है कोर्स को आगे खींचना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए मैं इतने लंबे लेसन नहीं पढ़ाकर संक्षेप में पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से सारगर्भित रूप से पढ़ाएंगे। तो आपको अब थोड़ा क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ तो समझ लें। जूते हमेशा कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है। ये इसमें क्या व्यंग बताया, तो इसमें यही बताया है कि हमारे जीवन की ये विडंबना है, बड़ी परेशानी है कि धनवान को अधिक महत्व दिया जाता है। जूता प्रतीक होता है धनवान का, जो कि कीमती ज़्यादा होता है, तो जूता धनवान का प्रतीक है और टोपी है सम्मान की प्रतीक है। जिसका स्थान श्रेष्ठ है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम स्थान मिलता है। जिसका स्थान श्रेष्ठ है, यानी टोपी का स्थान श्रेष्ठ है, वो सिर पे बिठाने योग्य है, उसको कम सम्मान मिल रहा है, यानी टोपी का सम्मान कम हो रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है, यानी धनवानों का या निकृष्टपति के लोगों का दोनों ही अर्थ लिखते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर धन के जूतों की कीमत ज़्यादा है, तो कीमत का मतलब धन से ही लिया जाएगा। और हीन प्रकृति के लोग भी, निकृष्ट लोग भी ले सकते हो कि अभी लोग कितने चरित्रहीन है तो भी उनकी इज्जत और सम्मान देते हैं लोग, क्योंकि उनका जीवन कुछ ऐसे ही तरह का है। एक धनवान 2500 गुणे लोग न्योछावर हो जाते हैं, तो एक धनवान पर भी कितने 2500 लोग उन पर न्योछावर हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की हुजूरी करते हैं, गुणी लोग भी, क्योंकि पैसे की कीमत या पैसे के आगे गुणी और सज्जन लोग भी उनकी जी हुजूरी या उनके सम्मान या उनकी चाटुकारिता करते हैं। ये हमको देखने को मिलता है। ये इसका आंसर है। ख वाला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे में कुर्बान हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था लेसन पढ़ाते थे, फिर भी इसको समझ लें आप कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे अर्थात लुकाव छिपाव का महत्व नहीं समझा कि होना क्या है और दिखना क्या है। किसी चीज़ को कवर करना, ढकने की तरफ उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, जो है एज इट इज़ है वही बताते हैं, तो कभी असलियत को छुपाने की कोशिश नहीं की। अंदर बाहर से एक थे, वो ट्रांसपेरेंट जीवन था उनका, बिल्कुल पारदर्शी व्यक्तित्व था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना का व्यंग्य करते हैं। हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, यानी किसी बात को छुपाने को बहुत बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, दिखावा करता है, उसी का नाम महान होता है। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं महान करता है, उसी को महान मानते हैं। यानी कि दोष हैं तो भी उसको भी डिस्कवर करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, और गुणों को भी। तो ये हम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, ये इसकी बात बताई थी। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, तुम जिसे गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ये भी तुमने समझा होगा, मैंने समझाया। लेखक कहता है, इसका अर्थ समझे, उत्तर समझे कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी योग्य घृणा योग्य समझा है, उसकी तरफ हाथ की अंगुली से इशारा नहीं किया, बल्कि पाँव की अंगुली से इशारा किया। क्यों किया? क्योंकि उसे अपनी ठोकरों में रखा है। पाँव की तरफ से इशारा किया है कि तुम यहाँ पर हो, मेरे पैरों में, चरणों में। तुम जूते की नोक पर रखा है और उसके विरुद्ध संघर्ष किए और उसकी तरफ संघर्ष किए हैं, उसके इशारा करते हुए कि तुम्हारे जैसे को तो ऐसे सम्मान को मैं पैरों में रखता हूँ। इस तरह से तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँवों की उंगली से इशारा किया। ये इसका भाव है। समझ गए आप? क्यों उसकी तरफ हाथ की उंगली से इशारा नहीं बल्कि पाँव की उंगली से संकेत किया है, उसे अपनी ठोकरों में रखा है। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने का अगर पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ये जैसे मैंने बताया था कि वो जैसे थे वैसे ही थे, उनके आदमी के अलग अलग पोशाक नहीं होती। आपके अनुसार संदर्भ की बात बताइए। तो ये इसका जो आंसर होगा, लेखक ने टिप्पणी सामान्य रूप से संसार के व्यवहार को देखी, ये बातें संसार को देख के बताई, क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर पे पहनने के कपड़े और बाहर के कपड़े अलग रखते हैं। सब सामान्य लोग ऐसे ही करते हैं, आप घर में जो पहनते हैं बाहर नहीं पहनते। लेकिन प्रेमचंद के इसमें बारे में अलग उनका जीवन था कि प्रेमचंद की रोज़ पहने वस्त्र और
दयनीय होंगे। अगर घर में ऐसे बाहर ऐसे वस्त्र, फोटो ऐसी खिंचवाने में ऐसे वस्त्र हैं तो घर के पहनने के कैसे होंगे, फटे पुराने चिथड़े जैसे होंगे और भी दयनीय होंगे। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद का जीवन सरल सहज बना है, इसलिए उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाक बदलने की बात उन पर लागू नहीं थी, इसलिए उनके बाद में अपनी बात की टिप्पणी दी थी। तो इस तरह से ये है। थोड़ा सी क्वेश्चन और समझा देते हैं। आपने ये व्यंग पढ़ा, इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? ये आपने जो व्यंग पूरा पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसकी कौन सी बात आपको आकर्षित करती है? ये विस्तार से ली, इसमें जो छोटी सी बात को बड़ा डिटेल में बताया है, संदर्भ से एक संदर्भ दूसरी तरफ बताया है, बूंद से सागर ढूंढने की कोशिश की। एक छोटी सी बात उनके जीवन की ले ली कि उनका रहन सहन कैसा है, तो उसको व्यंग्य करते हुए लेखक ने जैसे बढ़ाते गए। तो वह बूंद से सागर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव, फिर पौधे, फिर तने तथा अंत में फूल का विकास होता है, उसी प्रकार निबंध में प्रेमचंद ने फटे जूते की बात शुरू की है। यह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है, यानी एक छोटे से जूते के माध्यम से पूरे प्रेमचंद की जीवनी के बारे में बताया गया है। ये बात निकालने में की व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक, बात से बात निकालने की, एक बात से बात निकाल देनी, आगे से आगे बात को बढ़ाना, ये व्यंग्य शैली में बहुत आकर्षित करती है। इसके बारे में ये आंसर लिखना है। और क्वेश्चन 6 है, बात में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित किया है? जो मैंने अभी बताया था। तो पाठ में टीले शब्द है रास्ते की रुकावट, बाधाएं, कष्ट या अवरोधों के बारे में प्रतीक है। जैसे बहती नदी में टीला सामने बहाव को रोक देता है, या बहते हुए पानी के बाद में कोई टीला आ जाता है तो रुक जाता है, तो वही बताया गया है। उसी बात ही अनेक बुराइयाँ, कुरीतियाँ, भ्रष्ट आचरण जीवन के सहज गति को रोक देता है। कितनी ऐसी समाज में होती है। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों की ओर इंगित किया है, बताया गया है, इशारा किया गया है। ये इसको आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ इसके जो रचना संबंधी है वो भी सामान्य से क्वेश्चन है, वो भी समझ लें आप। प्रेमचंद के इसको आपको पोशाक ये व्यंग्य किया, इसको आपको नहीं करना है, छोड़ दो इसको छोड़ दो। और आपकी दृष्टि में प्रेमचंद क्या परिवर्तन हो गया, ये तो जानते हैं। आज के समय में प्रेमचंद के जैसे जीवन कोई जीता नहीं है। वेशभूषा में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं, और आज बाहरी व्यवहार को, बाहरी दिखावे को लोग ज़्यादा देते हैं, नए नए वस्त्र धारण करते हैं और कपड़े की ओर ध्यान देते हैं, आकर्षित करने के लिए नए वस्त्र धारण करते हैं। और धोती कुर्ता पजामा पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है, और पढ़े लिखे लोग आजकल पैंट बूट्स कमीज पैंट सूट और टाई वगैरह में पहनते हैं। ऐसा दिखावा चेंज हो गया। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इस पर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक और, वो आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि पाठ में आए मुहावरे को छांटना है, तो मुहावरे हौसले पुष्ट करना है, ठोकर मारना है, टीला खड़ा होना है, पहाड़ फोड़ना है, ऐसे इनके सेंटेंस आप अर्थ भी मैंने समझा दिया है, और इसके आपको मुहावरे लिखना है। हौसले प्लस करना है, यानी उत्साह नष्ट कर देना, तो ऐसा कोई भी लिख सकते हो आप। ठोकर मारना है, चोट करना है, प्रहार करना है, टीला खड़ा करना है, बाधाएं होना है, पहाड़ फोड़ना है, बाधाएं नष्ट करना है। ऐसे इसके मुहावरे और इनके अर्थ हैं, और वाक्य प्रयोग भी आप कर लोगे। तो जय लेखक ये भी इसका है। और प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने लेखन जिन विशेषणों का उपयोग किया है, जैसा हम बताया था पाठ के साथ में, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, साहित्यिक पुरखे, जनता के लेखक, ये इनके 4-5 जीवन के विशेषण दिए हैं। तो ये भी लिखे आप, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, साहित्यिक पुरखे, जनता के लेखक और युग प्रवर्तक, ऐसे इनके ये अर्थ हैं, ये करें। और इसके साथ इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप शुरू से कर लिए होंगे, और ये पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं ये आपको अपने मर्जी से सॉल्व कर देनी है और दूसरी किताबों में पढ़नी है। ये इसके शब्दार्थ भी आपने कर लिए होंगे, उपहास है, आग्रह है, क्लेश है, तगादा है, ये सब आपको कॉपी में पाठ लेसन स्टार्ट करने से पहले ही करने देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो आप पढ़ेंगे, उससे पहले ही इसके शब्दार्थ भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेसन जो पढ़ेंगे हम, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, वो आप पहले लेसन पढ़ लें तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी, आपको भी समझने में आप आसानी रहेगी। और जो है मैंने क्वेश्चन आंसर इसमें वीडियो में समझाए हैं वो आप इसी को देखते हुए
समझेंगे, लिखेंगे, इसका अलग से PDF नहीं भेजा जाएगा। व्याख्या के जो पद होंगे उसमें आपको PDF भेजा जाएगा और आपको समझाने के लिए बताया जाएगा, वरना बीच में जो क्वेश्चन वाले में मैंने अच्छे ढंग से समझाए और क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए और काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, इसलिए आपको यहीं पर अलविदा कहते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आज इतना ही। धन्यवाद।